हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। ये है पॉलिटी का पहला लेक्चर। इससे पहले भी ये पॉलिटी का लेक्चर आ चुका है, लेकिन उसमें सिर्फ हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे एपीएफसी के वो डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले जितने भी ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक्ट आए थे 1773 से लेके 1935 तक के, उनको हम पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की इन एक्ट्स को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लक्ष्मीकांत लीजिए और लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर नंबर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहले लेक्चर को। सबसे पहला एक्ट है 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो उसको रेगुलेट करे। ठीक है ना, तो बैकग्राउंड में हम जाने तो देखिए सबसे पहले कहानी शुरू होती है सन 1600 में। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी और वो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी थी इंडिया के अंदर। फिर 1665 में कहानी जब घूमती है तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी ना लेकर रहकर ये बन जाती है एक रूलिंग बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। बक्सर के युद्ध में यानी कि 1778 के बाद 1768 के बाद इनको मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पर आता है ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल। यहाँ पर हमें किस प्रकार की ड्यूअलिटी देखने को मिलती है। कंपनी के पास पूरी तरह से अथॉरिटी थी, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी नहीं लेना चाहती थी। दूसरी तरफ जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से हारे थे, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी थी। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी थी, लेकिन कुछ भी करने की अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। ठीक है, अब एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट होता क्या है, उस मतलब जहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था वहाँ पर करप्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि कोई देखभाल कर ही नहीं रहा है तो करप्शन तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर, एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन। अब जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, अब उनके ऊपर को रेगुलेट करने के लिए उनको था नहीं ढंग से, तो वो मन मर्जी जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो वहाँ के पीजेंट्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक नया काम, उन्होंने वहाँ पर ज़मीनें खरीदी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने प्राइवेट अपनी ज़मीनें खरीदी और उन पर पीजेंट्स थे काम कराने लगे, उनको एक्सप्लॉइट भी करना शुरू किया, नील की खेती वगैरह करवाई उनसे। लेकिन यहाँ पर हुआ कि कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई, लेकिन जो सर्वेंट्स थे कंपनी के वो बहुत फ्लोरिश हुए, बहुत फले फूले वो और अमीर हुए। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये पॉइंट दिया है, परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया बट सॉट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर कंपनी बर्बाद हो रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स मज़े कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार क्या करती है, एक एक्ट लेकर आती है, रेगुलेटिंग एक्ट, इनको रेगुलेट करने के लिए सन 1773 में। और यहाँ पर कहती है कि जो टेरिस्ट्रियल पोजीशन है वो तो आप अपने पास रखो, लेकिन जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम अब रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें और चीज़ें क्या थी, अब यहाँ पे ब्रिटिश कैबिनेट को पूरी तरीके से कंट्रोल मिल चुका था इंडियन अफेयर्स में इंटरफेयर करने का, और ये दिया था इस रेगुलेटिंग एक्ट ने। यहाँ पर एक पद इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद आता है, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? यस, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नहीं, आप सोचिए कौन थे। यस, वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पे इनको 4 मेंबर की काउंसिल मिलती है, और जो गवर्नर मद्रास और बॉम्बे के थे वो भी इनके अंडर में आते हैं। अब यहाँ पर अब ये 4 मेंबर की काउंसिल याद रखिए, क्योंकि इसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आएगा यहाँ पर ये 4 मेंबर काउंसिल हो जाएगी 3 मेंबर काउंसिल। ठीक है, अब एक नया काम और किया था इन्होंने यहाँ पे, बहुत बड़ा काम कहें तो हम, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इस ही एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और यहाँ पे
टोटल 5 जज थे, एक चीफ जस्टिस और 4 उनके सबॉर्डिनेट जज। ठीक है, पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्फे। ठीक है, लेकिन 1781 में इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक अमेंडमेंट होता है। उस अमेंडमेंट में कहा गया था कि गवर्नर जनरल खुद, उनके काउंसिल के लोग, उनके सर्वेंट्स और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे उस वक्त के, वो ज्यूरिडिक्शन से फ्री होंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं चलेगा जब वो अपनी ड्यूटी पर कोई भी काम कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर भी आता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सारे के सारे पॉलिटिकल मैटर्स देखने के लिए बना था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये सारे कमर्शियल अफेयर्स देखने के लिए था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे सीधा कंट्रोल रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो देखते थे कमर्शियल अफेयर्स, उसमें ऑफिसर्स अपॉइंट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कहा था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू जो है मेंबर्स कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर ही मेंबर 3 रह गए थे। इससे पहले 4 मेंबर की काउंसिल हुआ करती थी। यहाँ पर एक चीज़ बढ़ जाती है, वो है वीटो पावर। इमरजेंसी के वक्त वीटो पावर यूज़ करने की शक्ति, मतलब जब गवर्नर जनरल ऐसा चाहे तो किसी भी कानून पर वीटो का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, पहली बार टर्म ब्रिटिश पोजेशन यूज़ किया गया था इंडिया में। ठीक है, इसी एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में। ये एक्ट आपको अगर समझ आ गया हो तो हम बढ़ते हैं अगले एक्ट पर। चार्टर एक्ट्स यहाँ से शुरू होते हैं। अब इस कड़ी में 3 चार्टर एक्ट्स आएंगे। पहला तो चार्टर एक्ट यही है 1813 का चार्टर एक्ट, फिर एक 1833 में आएगा, फिर एक 1853 में आएगा। चार्टर एक्ट 20-20 साल के अंतराल पर आए थे, क्योंकि सबसे पहले इस चार्टर एक्ट के थ्रू, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इंडिया था, इंडिया का जो ट्रेड था, वो 20 साल के लिए लीज पर मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आता है जहाँ पर इस लिमिट को एक्सपेंड किया जाता है। अब इस एक्ट के अंदर था क्या क्या, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले एंड ऑफ कंपनीज मोनोपोली, कंपनी की मोनोपोली का अंत होता है। अच्छा, ये चार्टर एक्ट आया क्यों था? चार्टर एक्ट इसलिए आया था कि जब नेपोलियन बोनापार्टा लड़ाई लड़ता है ब्रिटेन से, इसी टाइम पर 1813 के आसपास, ठीक है, तो वहाँ की जो इंग्लैंड की इकॉनमी होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिप्पल हो जाती है, बहुत तबाह होती है, और वहाँ के जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो इंडिया आके व्यापार कर नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया के ट्रेड के ऊपर। तो जो और प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने सरकार से दरख्वास्त की कि हमें जो है इंडिया में ट्रेड करने की अनुमति दी जाए। तो इसी वजह से पहला चार्टर एक्ट आया था 1813 में, ठीक है, जहाँ पर कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया गया और जो बाकी के ब्रिटिश प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको भी मौका दिया गया इंडिया आकर ट्रेड करने का। लेकिन यहाँ पर जो मोनोपोली थी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड उस वक्त चाइना के साथ था, उस पर अधिकार अभी भी ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसी का था। साथ ही जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चाय का व्यापार था, ट्रेड ऑफ टी, उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली थी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या काम होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजेशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर ये एक्ट आया, इसके थ्रू कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया गया। अब यहाँ पर कानून बनना शुरू हुए, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखा गया और ब्रिटिश क्राउन सॉवरेन हुआ। यहाँ पर उन्होंने इस एक्ट के थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया भेजा ताकि वो ईसाई धर्म का प्रचार इंडिया में कर सकें और लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ सकें। और इसके थ्रू बहुत सारे कानून भी आए थे जो हम आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा 1857 की क्रांति जब मैंने पढ़ाई थी हिस्ट्री में, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें मैंने आपको बताए थे कुछ रीजंस कि क्यों रिवोल्ट हुआ था। तो ये भी रिवोल्ट का एक कारण ही था। क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए थे और वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, और कुछ एक्ट्स के ज़रिए लोगों को ये भी कहा जा रहा था कि अगर आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आपसे आपकी संपत्ति नहीं छीनी जाएगी और आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे।
और यहीं से एक और रीज़न भी था 1857 के विद्रोह का, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम स्प्रेड होना। यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी क्लॉज यहाँ पर दिए गए थे। लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में टैक्स इम्पोज करने का अधिकार भी 1813 के चार्टर एक्ट से मिलता है। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ आती है, असिस्टेंस टू लर्न नेटिव्स, यानी कि इंडिया के जो नेटिव लोग हैं उनको समझने के लिए, यानी कि हमारा प्राचीन इतिहास, हमारा साहित्य सब कुछ जानने के लिए 1 लाख रुपए की मदद आना शुरू हुई थी इंग्लैंड से। ठीक है, फॉर द रिवाइवल ऑफ लिटरेचर, एनकरेजमेंट ऑफ लर्न इंडियन नेटिव्स एंड प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अमंग द इंडियंस। लेकिन उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज स्प्रेड नहीं की, उन्होंने सिर्फ इंग्लिश नॉलेज स्प्रेड की और हम लोगों को एक रोबोट बनाया और ताकि हम इनके लिए काम कर सकें। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट, एंड नेक्स्ट एक्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये भी ठीक 20 साल बाद आता है और यहाँ पर जो कंपनी को लीज पर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन ट्रेड को, वो लीज और बढ़ा दी जाती है। 20 साल फिर से बढ़ा दी जाता है, एक्सटेंड कर दिए जाते हैं फिर से। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी की मोनोपोली थी ओवर ट्रेड विद चाइना एंड टी, इसको ख़त्म कर दिया था यहाँ, यानी कि यहाँ पर आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। यहाँ इस एक्ट के थ्रू यूरोपियन इमिग्रेशन स्टार्ट होता है, यूरोपियन इमिग्रेशन स्टार्ट होता है, मतलब वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं, यहाँ पर कॉलोनीज़ बनाते हैं। तो कॉलोनिज्म की स्टार्ट होती है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लेकिन यहाँ से शुरू होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद। ठीक है, और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। यहाँ पर एक लॉ कमीशन भी बनाई जाती है जिसका काम होता है कि वो इंडियन लॉज को ले, उनको कोडिफाई करे और उनका कंसोलिडेशन करे। लेजिस्लेटिव पावर जो होती है गवर्नर की, जो वहाँ के बॉम्बे के और मद्रास के गवर्नर होते हैं, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पर कम कर दी जाती हैं। ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब एक कमर्शियल बॉडी ना रहकर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रह जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स उनको कम किया गया है, लेकिन आगे जाके इन पावर्स को फिर से बढ़ाया जाएगा जब फिर से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। ये हम अभी आगे के एक्ट्स में पढ़ेंगे। इट एडेड फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर इंडिया हु वाज टू बी अ लीगल एक्सपर्ट इन लॉ मेकिंग। इन्होंने गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा मेंबर स्टार्ट किया रखना। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके थ्रू 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल के लिए। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, और वहाँ पर ये लिमिट जो है वो कम होकर 3 हो जाती है, सिर्फ 3 मेंबर रह जाते हैं। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू ये जो नंबर है ये फिर से 4 हो जाता है, और यहाँ पर एक फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर जुड़ जाता है गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और वो एक कानून विशेषज्ञ होना ज़रूरी है और उसको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कानून बनाने में। यहाँ पर ओपन कंपटीशन की बात की जाती है इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन बाद में ब्रिटिश कैबिनेट में विवाद की वजह से इसको कैंसिल करना पड़ता है, इस 8वें नंबर की क्लॉज को, सिविल सर्विस के लिए कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है आपका 1853 का चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है हमें, विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्ति, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर, और ये दोनों ही पावर मिलती है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को। मतलब चाहे लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाएगी तो यहाँ पर गवर्नर जनरल से पूछना ज़रूरी है। अभी हमने 1833 के एक्ट में फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर जोड़ा था, अब वो एक फुल टाइम मेंबर हो जाता है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ऑर्डिनरी मेंबर जो था, ये फुल मेंबर रहता है, फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर, जो कि एक कानून विशेषज्ञ होता है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 बनाई जाती है इसको, और उसमें 6 नए मेंबर्स जोड़े जाते हैं। यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकल रिप्रेजेंटेशन इन
लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल लेवल पर अब चुनाव होने थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ये आज की विधान परिषद ही है जो हम इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर कंपटीशन की बात होती है इंडियन सिविल सर्विस के लिए, और ये होती भी है। ठीक है, पहले तो कैंसिल हो गई थी लेकिन ये होती है। अब इस एक्ट के बाद में यहाँ से चार्टर एक्ट हो जाते हैं ख़त्म। फिर क्या होता है, कोई अगला चार्टर एक्ट आता उससे पहले 1857 का रिवोल्ट हो जाता, और इससे पता लग जाता है कि अगर कोई भी ज़्यादा गंभीर समस्या उत्पन्न होती है इंडिया के अंदर, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी इतना बूता नहीं कि वो उसको संभाल सके या ढंग से एडमिनिस्ट्रेट कर सके। दमन तो उन्होंने कर दिया लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी वो करते हैं। तो इससे ब्रिटिश क्राउन को दिखता है कि अब हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लाइफ थी वो तो वैसे भी ख़त्म हो ही चुकी थी, लगभग होने वाली थी, लेकिन 1857 के रिवोल्ट ने यहाँ पर एक एंजाइम की तरह काम किया, एक कैटलिस्ट की तरह काम किया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें उखाड़ कर फेंक दी, और यहाँ पर क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। रूल ऑफ क्राउन यहाँ पर स्टार्ट होता है, और एक एक्ट आता है, इसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि इंडियंस को और यूरोपियंस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और इसी के ज़रिए क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उस वक्त जो यूरोपियन सेना होती है उसमें यूरोपियंस कम होते हैं, इंडियन ज़्यादा होते हैं। बाद में यूरोपियन सैनिकों को बढ़ाया जाता है, और जो इंडियन सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनकी संख्या घटाई जाती है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बनाया जाता है वाइस रॉय, नया पद आ गया, वाइस रॉय बनाया जाता है, और पहले वाइस रॉय जो हैं वो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। एबॉलिश किया जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कैंसिल किया जाता है, एबॉलिश हो जाता है ये। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखें तो एंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पर दे रखा है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो शुरू किया था ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने, इसको बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। इसको भी कैंसिल किया गया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण थी 1857 के विद्रोह का, क्योंकि इसके ज़रिए लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को हड़पा था जहाँ पर भी उनके पास उनका खुद का उत्तराधिकारी नहीं था, और उनको अगर किसी बच्चे को गोद लेना था तो वो गोद लिए हुए बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने वहाँ पर राज्यों को हड़प लिया था। ठीक है, तो इसको भी ख़त्म किया गया इस एक्ट द्वारा। और एक नया पद यहाँ पर आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे, और उनको मिलती है एक 15 मेंबर की काउंसिल। ठीक है, 15 मेंबर की काउंसिल मिलती है, और एक काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी काउंसिल होती है। अब जो इंडिया का शासन चलने वाला था, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलने वाला था, वो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा चलने वाला था, और साथ में थे यहाँ पर वाइस रॉय। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट। अब यहाँ पे काउंसिल एक्ट स्टार्ट होते हैं। पहला काउंसिल एक्ट है 1861 का, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर एक्ट 1833 के कुछ क्लॉजेस को यहाँ पर ख़त्म किया जाता है, क्योंकि इन दोनों के ही ज़रिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनकी पावर को कम किया गया था। बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर को कम किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये पावर फिर से रिस्टोर होती है, और कानून बनाने की शक्ति इन काउंसिल्स को, मतलब इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को मिल जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन इसी एक्ट से स्टार्ट होता है। यहाँ पर इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके चुनाव होते हैं, और इंडियंस को भी लिया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को लिया जाता है, राजा ऑफ बनारस, उस टाइम के महाराजा ऑफ पटियाला, एंड सर दिनकर राव को। वाइस रॉय को एक शक्ति मिलती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और यही पावर आर्टिकल 123 के ज़रिए भारतीय संविधान ने हमारे राष्ट्रपति को भी दी है। तो यहाँ से कनेक्ट करते चलिए, ये आपके लिए और थोड़ा सा डीप हो गया, ये यूपीएससी के मेंस में काम आने वाली चीज़ है, लेकिन आप भी जान लेंगे तो बढ़िया है। तो 123 आर्टिकल के ज़रिए जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे भारत में राष्ट्रपति को मिलती है, वैसी ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिली थी यहाँ पर वाइस रॉय को। और कहें तो ये आर्टिकल 123 की जड़ें यहीं से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नई भी बनती हैं, 3 नई काउंसिल बनती है। एक बनती है बंगाल में, एक बनती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोजीशन यानी कि NWFP, और तीसरी बनती है पंजाब में।
यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टैचुटरी रिकॉग्निशन मिलता है। अब पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या? पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आए थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये था क्या, मैं बताता हूँ। वायसराय की जो परिषद थी, जो वायसराय की काउंसिल थी, उसका कोई भी एक मेंबर एक या एक से अधिक, एक से ज़्यादा सरकारी विभागों का हेड बनाया जा सकता था, और उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से जो अंतिम आदेश होता वो पारित करने का अधिकार था, पूरा पूरा अधिकार। तो यहाँ पे पावर बहुत दी गई थी इनको। तो पोर्ट पुलिस सिस्टम की शुरुआत होती है 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। मतलब कहें तो था तो पहले भी है, लेकिन या इस एक्ट से ये लीगलाइज हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती हैं, ठीक है, सेंट्रल स्टेट अलग अलग। और यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स की भी भर्ती होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। कुछ नॉमिनेट किए जाते हैं और कुछ चुने जाते हैं, ठीक है। और सदस्यों, इस तरीके से सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाती है काउंसिल्स में, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों को अब बजट पे बहस करने का भी मौका दिया जाता है, और सवाल पूछने का भी, ठीक है, इसी एक्ट से। फिर आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं इसको। अब मार्ले मिंटो कौन थे, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ कमेंट, ओके। एंड मैं बताता हूँ कि इसके अंदर था क्या क्या। मार्ले मिंटो सुधार में जो इंडियन वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, इंडियंस सॉरी जो वायसराय तो जो था, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें इंडियंस को जगह मिलती है। और पहले ऐसे इंसान जिनको इस काउंसिल में जगह मिली थी वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। यहाँ पर भी बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति मिलती है लोगों को, और बजट पे संकल्प लेने की भी शक्ति यहीं इसी एक्ट, इस वाले एक्ट से मिलती है 1909 से। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लीगलाइज कर दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा, और सेपरेट इलेक्टोरेट आता है मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब, अगर कोई एक जगह है जहाँ से एक विधान, मतलब उस विधानसभा से अगर कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, तो उसको जो लोग वोट देंगे, जो चुनेंगे, वो भी मुस्लिम्स ही होंगे। तो इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात थी, तो यहाँ पे बवाल बहुत हुआ था। आगे जो है और कम्युनिटीज़ के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, और ये अंग्रेज़ अपना दाव खेलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। ये है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, ठीक है। एक ऑफिस बनता है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये ऑफिस बनता है लंदन में। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस का। लोअर हाउस और अपर हाउस के कंसेप्ट में क्या था, मतलब एक अपर हाउस सेंट्रल लेवल पर और लोअर हाउस, ठीक है। अब हम देखें तो जैसे अपना राज्यसभा और लोकसभा यहीं से आता है। अपर हाउस राज्यसभा, राज्यों का प्रतिनिधि, और लोकसभा पूरे देश के लोगों का, हर जगह से उसमें भी चुने जाते थे, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड किया जाता है चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा, और यहाँ पर सिख्स को, क्रिश्चियन लोगों को, जो आंग्ल भारतीय लोग थे उन्हें, और जो यूरोपियन इमिग्रेशन के टाइम पर आए थे इंडिया में, उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, इन सबको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट। डायरकी इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन स्टार्ट विद दिस एक्ट। सेंट्रल लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनती है 1926, जो आज के यूपीएससी का ही रूप है। यूपीएससी यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट एक्ट पर। ये आज की वीडियो का आखिरी एक्ट है। उससे पहले 1919 के एक्ट में कुछ चीज़ें रह गई थी, वो बता देता हूँ। जैसे कि डायर की मैंने बोली थी, यहाँ पर सेंट्रल स्टेट रिलेशन में ये क्या था, जो यहाँ पे एक नई चीज़ हुई थी, जो प्रांतीय विषय थे, मतलब राज्यों के लिए अलग विषय डिसाइड किए गए थे और केंद्र के लिए अलग विषय। सेंटर वाले सब्जेक्ट्स पे सेंटर कानून बनाता, राज्य वाले कानून विषयों पर राज्य विधान परिषद ही कानून बनाता, ठीक है। और लेकिन जो सरकार का जो ढांचा था, एक तरीके से कहूँ मैं, तो वो केंद्रीय था और एकात्मक था, ठीक है। प्रांतीय विषय जो थे, जो कि स्टेट को दिए गए थे,
उसमें भी आरक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय थे। आरक्षित विषयों पर भी जो कानून था वो बनाता तो गवर्नर ही था और हस्तांतरित विषयों पर भी गवर्नर बनाता था। लेकिन आरक्षित विषयों पर कानून गवर्नर जब बनाता था तो वो कार्यपालिका की हेल्प लेता था, और जब गवर्नर हस्तांतरित विषयों पर बनाता तब वो विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प लेता था। इस एक्ट से एक चीज़ कंपलसरी की गई थी, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो 6 मेंबर्स थे, कमांडर इन चीफ को छोड़कर उसमें से 3 मेंबर्स का इंडियन होना ज़रूरी था। इससे इस एक्ट ने लोगों को संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार प्रदान किया। एक उच्चायुक्त का कार्यालय भी बनाया गया। जो सेंटर का बजट था और जो स्टेट का बजट था उसको अलग अलग कर दिया। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो अपना बजट खुद बनाती थी। ठीक है, अब आते हैं अगले एक्ट पर। यह है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें से बहुत सारे क्लॉजेस को लेकर भारतीय संविधान में भी जोड़ा गया था। यहाँ पर स्टार्ट होता है फेडरलिज्म। इस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाती है, जिसमें प्रोविंसेस से और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इन दोनों से भाग लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन होता क्या है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो यहाँ पे ज्वाइन करने से मना कर देते हैं और ये सिस्टम बंद हो जाता है। जितनी भी रेसिड्यूरी पावर्स बचती हैं वो वाइसरॉय को इस एक्ट के थ्रू मिल जाती हैं। डायरकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाती है। प्रोविंसेस को अब ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई थी इस एक्ट के थ्रू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का प्रावधान था प्रोविंसेस में। इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश हुआ था इसी एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। यहाँ इसमें प्रावधान था कि रिजर्व बैंक बनाई जाएगी, बाद में अलग से एक एक्ट बनाकर रिजर्व बैंक, मतलब इसी साल रिजर्व बैंक बना दी गई थी। उस वक्त ये ब्रिटिश ही थी, बाद में इसका भी नेशनलाइजेशन हुआ था। ये हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ये इकोनॉमी का टॉपिक है तो अभी इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे कुछ सर्विस कमीशंस बनती हैं, इस्टेब्लिश की जाती हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी आज का, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी, या फिर झारखंड का पीएससी पब्लिक कमीशन, या फिर पंजाब की पब्लिक कमीशन, और जॉइंट पब्लिक कमीशन यानी कि 2 स्टेट्स की मिलाकर एक पब्लिक कमीशन। ठीक है, फिर एबॉलिश किया था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को, जो कि आया था 1857 के रिवोल्ट के जस्ट बाद। फेडरल कोर्ट्स बनाए जाते हैं 1937 में। इसी एक्ट में ये प्रावधान दिया गया था फेडरल कोर्ट्स का। फेडरल कोर्ट मतलब आज के हाई कोर्ट आप कह सकते हो, ये फेडरल कोर्ट थे। ठीक है, फेडरल कोर्ट्स बनाए जाते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट किया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए, लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए और वुमेंस के लिए। मतलब अंग्रेज़ अपनी फूट डालो राज करो की नीति से यहाँ पर भी बाज नहीं आते और इस एक्ट में भी अपना रंग दिखा देते हैं। इसी एक्ट के थ्रू जो संघीय विषय थे उनको स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया गया था और अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर जो कानून बनाने की शक्तियाँ थी उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहली संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये संविधान में आज भी दिखती है। 7वीं उसमें दे रखी है, ये 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में ये दे रखी है, तीनों लिस्ट दे रखी है। सेंट्रल लिस्ट मीन्स सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंटर ही लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों बनाएंगे। तो ये था इस एक्ट का एंड और इस लेक्चर का भी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर थोड़ी हेल्पफुल हो आपके लिए तो इसको शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।